बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 3A + 2B गिव्स यू 5C + 6D। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको 6 मोल्स ऑफ A गिवन है और 8 मोल्स ऑफ B। तो आपको पूछा जा रहा है कि C के मोल्स कितने होंगे एंड D के मोल्स कितने होंगे। देखो मेरे सिंपल ट्रिक से आप कैसे करोगे, हमने आपको क्या बताया था कि जो मोल गिवन होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके स्टोइकियोमेट्री से। तो ये 6/3 हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो 6/3 आपका कितना हो गया 2 और 8/2 कितना हो गया 4। तो आप देख सकते हो इन दोनों में स्मॉल कौन है, स्मॉल हो गया आपका ये। तो अगर मुझे इसका मोल्स निकालना है C का, तो डायरेक्ट ये नंबर 2 और इसका स्टोइकियोमेट्री 5, तो कितना हो गया 10 मोल्स आंसर आ चुका है। वैसे अगर मुझे इसका निकालना होगा तो ये 2 सब में मल्टीप्लाई होंगे और इसका स्टोइकियोमेट्री 6, तो कितना हो जाएगा इसके 12 मोल्स इसके बनेंगे। वेरी सिंपल। इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि वो तो लिमिटिंग रिएजेंट था, खत्म हो गया। अब इसका B का क्या पूछा जाएगा कि कितना मोल्स बचा और कितना मोल्स रिएक्ट हुआ। तो अगर रिएक्ट हुआ की बात करेंगे तो सेम वही 0.2 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री 2, तो 4 मोल्स तो क्या हो गया ये रिएक्ट हो गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि बचा कितना, तो मैंने लिया था कितना 8 मोल्स, तो क्या करूँगा 8 माइनस दिस, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट मोल्स। तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन मैंने लिया है कि H2 के 8 ग्राम O2 के 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर के कितने मास प्रोड्यूस होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत। मास में कभी भी सॉल्व नहीं करना, ऑलवेज आपको मोल्स में सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग कि ये ट्रिक तभी अप्लाई करना है जब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो। यहाँ पे आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन है, तो पहले आप बैलेंस करो। तो इधर 2 है तो इधर 2 लगाओ और यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये मास गिवन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो पहले आप मोल्स निकालने इसके, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 8 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 2, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 4 और इसका 64 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 32, तो इसके मोल्स हो जाएंगे आपको 2। ध्यान दें कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 कर देते हैं, वो नहीं करना। ये जो नंबर आ रहे हैं ये आप लेके आ रहे हैं बैलेंसिंग के लिए। मॉलिक्यूलर वेट इज फिक्स, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया है। तो कहने का मतलब एक स्टेप कैसे बढ़ गया कि अगर ये आपको 4 मोल दे देता और ये 2 मोल्स दे देता तो फिर आप इजीली कर लेते। अब आपको क्या करना मालूम है, एक स्टेप आपको करना है कि 4 डिवाइडेड बाई 2 करना है और 2 डिवाइडेड बाई इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या 1, तो ये करना है। तो ये 4/2 कितना हो गया 2 और ये भी कितना हो गया 2, तो दोनों सेम आ गए। तो फिर इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। डेट मीन्स रिएक्शन 100% आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, इन द सेंस दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट हो जा रहे हैं। तो दोनों ही जब सेम आ जाए तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे बताओ। इन दोनों में दोनों सेम ही है, तो 2 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री 2, तो कितना आ गया 4 मोल्स आ गया। लेकिन आपको मोल्स नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है कि इसका कितना मास होगा। तो हम ऑलवेज पहले मोल्स निकाल लेंगे, चूँकि 4 मोल है तो यू नो कि मास कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 मोल का मास कितना हो जाएगा वाटर के 18, तो 4 इंटू 18 मतलब 72 ग्राम प्रोड्यूस होगा आपको। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि अगर N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 दे रहा है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि N2 के 8 मोल लिए और H2 के 6 मोल, तो NH3 के कितने मोल्स मिलेंगे। तो अगेन अभी आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते उस ट्रिक से क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। उसके बाद आपको सिंपल है, मोल्स गिवन है तो 8 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 से और 6 को डिवाइड कर दूंगा 3 से। अब देख सकते हो तो ये 8 हो गया और ये 2 आ गया, ये 8 ही रह गया और ये 2 हो गया। तो डैट मीन्स लेस या स्मॉल ये हो गया। तो इसका मोल्स मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस वन 2 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्री 2, डैट इज 4 मोल्स इसके आंसर हो गए। देखो कितना ईजी वे में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4
कि हाइड्रोकार्बन हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किए तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो अगर मैं 4 मोल्स C3H8 का ले रहा हूँ और 15 मोल अगर मैं आपका ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक है, आप चोर वर्ड याद रखेंगे। चोर वर्ड का मतलब क्या है, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन को, तब जाकर के ऑक्सीजन को आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। तो कार्बन को पहले बैलेंस करना है, 3 है तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3 लगा दोगे। उसके बाद हाइड्रोजन को करना है, इधर कितना है 8, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 लगा दोगे। उसके बाद ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 4 10, तो इधर कितना करोगे 5, अपना आप रिएक्शन हो गए बैलेंस। तो ये भी एक तरीका दिया है कि चोर वर्ड से याद रखना है, पहले कार्बन को फिर हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन में। नाउ इसका कुछ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे क्या करोगे 4/1, यहाँ पे क्या करोगे 15/5, तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो लेस कौन हो गया, ये वाला, डेट मीन्स ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। तो अगर मुझे इसका मोल्स निकालना था तो क्या हो जाएगा 3, जो ये लिमिटिंग वाला था, इनटू इसका स्टोइकोमेट्री भी 3 है तो इसके कितने मोल्स हो गए 9 मोल्स आंसर। इसका निकालना होगा तो लिमिटिंग रीजेंट वाला 3 इनटू इसके 4 है तो कितना हो गए 12 मोल्स। तो आप देख सकते हो कि मैं कितना इजी वे में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, जो मोल्स गिवन है उसको डिवाइड कर देना उसके स्टोइकोमेट्री से, और जिसका निकालना है तो उसके स्टोइकोमेट्री को मल्टीप्लाई कर देना है लेस वाले में, बस ये ध्यान रखना। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात कि अगर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम आ जाए N2H2 गिव्स यू NH3 और N2 के मैंने 6 लीटर लिए और H2 के 12 लीटर, तो अमोनिया के कितने लीटर मिलेंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, वो तो गलत हो गया क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सेकेंड थिंग कि हम वॉल्यूम में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब में आपको सेम नंबर 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा मोल्स लाने के लिए, तो वो सब में सेम नंबर से डिवाइड है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट वॉल्यूम में सॉल्व हम कर सकते हैं। तो पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, डेट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे, 6 हाइड्रोजन हो गए तो 3 करेंगे और इधर 1 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम डायरेक्ट वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही जैसे मोल्स में करते हैं, तो वही इसलिए मैंने ये पहला पॉइंट लिखा ज्ञान के बाद में कि यू कैन सॉल्व मोल प्रॉब्लम इन वॉल्यूम डायरेक्टली। आप वॉल्यूम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। तो 6 बाई क्या करूँगा 1 और 12 बाई क्या करूँगा 3, तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो लेस कौन हो गया ये 4, तो इसके वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका लेस नंबर इन दोनों में जो इनटू इसका स्टोइकोमेट्री 2, तो इसका कितना लीटर बनेगा 8 लीटर। डायरेक्ट आप वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी में सेम नंबर से डिवाइड होता तो वो कैंसिल हो जाता। नाउ सेकेंड पॉइंट कि कभी भी मोल कंसेप्ट में ये भी ध्यान रखना है कि ऑलवेज मास कंजर्व होते हैं रिएक्शन में, नॉट मोल। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि इधर के इतना मोल बनाओ उतना मोल उधर ही बनेगा, मोल कभी भी कंजर्व नहीं होता, ऑलवेज मास कंजर्व होते हैं। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के भी समझा रहा हूँ कि H2O2 गिव्स यू H2O। अब अगर सपोज करो ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस हम इजीली कर सकते हैं, इधर 2 लगा करके इधर 2, ये रिएक्शन हो गए बैलेंस। अब 4 ग्राम मतलब क्या हो गया, इसका कितना मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स हो जाएंगे, और 32 ग्राम मतलब कितने हो जाएंगे 1 मोल्स। कभी भी मास में सॉल्व मत कर देना कि 4/2 कर दिया 32/1, मास में कभी भी सॉल्व नहीं करना, ऑलवेज मोल्स में या फिर आप वॉल्यूम में कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा 2/2 और इधर 1/1, तो ये भी 1 हो गया बाय द वे और ये भी 1 हो गया, तो कोई भी लिमिटिंग रीजन ले सकते हैं। तो इसका जो आप मोल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका स्टोइकोमेट्री 2, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में हमने कितना लिया था 32 + 4, टोटल मैंने कितना लिया था 36 ग्राम। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी हमें मास उतना ही मिलना चाहिए, इसका तो 0 हुआ, इसका भी 0, कुछ बचा ही नहीं, ये मिला 2 मोल्स मतलब 2 × 18 दैट मीन्स 36 ग्राम। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन 36 + 0 + 0 दैट मीन्स 36, और स्टार्टिंग में भी 36 था, तो आप देख सकते हो मास हमारा क्या हो चुका है कंजर्व। तो ऑलवेज रिएक्शन में मास कंजर्व होते हैं। मोल कंसेप्ट में
हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे ट्रिक से मेरे, उसके बारे में आइडिया देने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और जब इसको कंबस्ट करोगे आप, डेट मीन्स बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट इज फिक्स, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा कंप्लीट कंबशन पे। अगर इनकम्प्लीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, बस डिफरेंस यही होगा। क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कंप्लीट कंबशन लेते हैं। नाउ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वी नो कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए मेरा सिंपल सा ट्रिक्स देखिए, चोर वर्ड याद रखना है। डैट मीन्स सबसे पहले आपको कार्बन को बैलेंस करना है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को और फिर उसके बाद ऑक्सीजन को। इसीलिए मैंने चोर वर्ड बनाया है, कार्बन को फिर हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन को, और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में बन किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बहुत ही सिंपल, 3 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं तो 3 आप यहाँ लगा दें। पहले कार्बन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन को करना है। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। अब किसको करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हो गए इधर, 6 और 3 9, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9/2, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है। 9/2 इंटू 2 कितना हो गया 9। तो देखो कितना ईजी वे में सॉल्व हो गया, ये ईजिली बैलेंस कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लिया हूँ, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, आप भी मेरे साथ साथ करें। देखो 4 कार्बन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 to the 8 होगा। और ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो इधर कितना हो गए 8 और प्लस 4 12, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 6। ध्यान दें कि ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ भी 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये तो ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि ये हो रहा है। मेन थिंग इज कि आपको पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। हाँ, यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पे वाटर के आगे का कोफिशिएंट अगर इवन नंबर आ रहा है, ध्यान से देखो, वाटर के आगे का कोफिशिएंट अगर इवन नंबर आ रहा है तो ऑक्सीजन के आगे का कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर वाटर के आगे का कोफिशिएंट इवन नंबर है तो ऑक्सीजन के आगे का कोफिशिएंट आपको इंटीजर होगा। बट अगर वाटर के आगे का कोफिशिएंट ऑड नंबर है, ध्यान से देखो ऑड नंबर है, तो आपको ऑक्सीजन के आगे का कोफिशिएंट फ्रैक्शन मिलेगा। इस पॉइंट को मैं आगे यूज भी करने वाला हूं और ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है, इसको ध्यान देना। अगर वाटर के आगे का कोफिशिएंट इवन नंबर है तो ऑक्सीजन के आगे का जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर मिलेगा, और अगर ऑड है तो आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। नाउ इन जनरल सर रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे वो भी बता दीजिए। तो उसके लिए भी सिंपल सा पॉइंट है, वही लगाना चोर वर्ड, कि अगर इन जनरल हमें बैलेंस करना हो कि कार्बन के कुछ x है, हाइड्रोजन के कुछ y हैं, तो कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। यहाँ पे x कार्बन है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, x लगा दूंगा। यहाँ पे y हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 आपका हो चुका है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y/2 करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, y/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन यहाँ से कितना मिल गया आपको 2x, और ऑक्सीजन यहाँ से कितना मिल गया y/2। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, मतलब मुझे इसका हाफ लेना पड़ेगा। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x, और इसका हाफ कितना हो जाएगा y/2 का हाफ y/4। तो ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे का कोफिशिएंट x प्लस y/4, क्योंकि उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y/2, जो कि यहाँ से आ गया। तो बहुत इजी है बैलेंस करना, ये मेरा ट्रिक हो गया। अब इस पे बेस हम एप्लीकेशन की बात करते हैं।
नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 6 लीटर आपने किसी एल्कीन का लिया है और 27 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसमें फॉर कंप्लीट कंबशन, तो वो एल्कीन कौन सा होगा। तो एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप सारे एल्कीन को कंबस करा के देखें और देखें कि किसके 6 लीटर से 27 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर हो रहा है। बट एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं रहता और जेई या नीट वालों को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको तो स्मार्ट पीपल चाहिए, कैलकुलेशन से उसको मतलब नहीं होता है। तो कैसे हम इसको सिंपल ट्रिक से करेंगे, तो देखिए रफ़ी सर कैसे सोच रहे हैं वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक कि वी नो कि मोल ऑलवेज उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट होते हैं, वैसे ही वॉल्यूम भी उसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट होंगे। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं लूँ, सपोज करो मैंने लिया कोई भी हाइड्रोकार्बन में एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो C3H8 है मेरे पास, जस्ट सपोज कर रहा हूँ, प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैलेंस कैसे करते थे, तो यहाँ पे 3 लेते थे, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 करते थे, 6 और 4 10 हो गया तो यहाँ पे 5 करते थे। मेरा जो कहने का कंसेप्ट यह है कि यहाँ पे आप ऑलवेज 1 रख दो और यहाँ पे 5 है। डैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है कि इसका 1 मोल तो इसका 5 मोल, इसका 1 लीटर तो इसका 5 लीटर रिएक्ट होगा। तो वही कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर 6 लीटर आपका एल्कीन है और 27 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो इनका रेशियो कितना हो गया 27/6, डैट इज 4.5 या फिर 9/2, ये रेशियो है। एक पॉइंट और मैंने ट्रिक में दिया था कि यहाँ अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे इंटीजर आएगा, यहाँ पे अगर ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है रेशियो वो फ्रैक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑड नंबर आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 वाला लोगे आप हाइड्रोजन 4 वाला, तो वहाँ पे 2H2O इवन आएगा, तो ये नहीं हो सकता। वैसे ही 6 लिया तो वहाँ पे 3 आएगा, यस ये पॉसिबिलिटी है। 8 लिया वहाँ पे 4 आएगा 4H2O, तो ये नहीं हो सकता। 10 लिया तो यस वहाँ पे 5, ये पॉसिबिलिटी है, तो हमारा ऑप्शन बी या डी होगा। तो इतना फटाक से सोच लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में कौन होगा। तो एक चीज़ और देखो, जितना आप कार्बन लोगे उससे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। हमारे पास ऑक्सीजन है ही कितना 4.5, 5 से कम, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 5 कार्बन है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा बी। नाउ अगर वेरीफाई करना चाहते हो, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप करके देख लो, C3H6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। चूंकि एल्कीन बोल रहा था, यहाँ पे सारे ऑप्शन में एल्कीन था, अगर कोई एल्केन होता एल्काइन होता तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते। नाउ बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 3 है तो यहाँ पे आप कर देंगे 3, 6 है तो इसी की बात मैं कर रहा था, ये क्या आया ऑड नंबर, ये क्या आ गया ऑड नंबर, इसीलिए यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन आने वाला है। कैसे 6 और 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2। तो आप देख सकते हो कि ये 1:9/2 में है, तो इसलिए 6:2, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो यही तो पूछा था कि 6 से 27 रिक्वायर्ड है तो कौन सा होगा। तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करते हैं, देख सकते हो 1:9/2 है, ये भी 6:27 भी क्या है 1:9/2 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि व्हेन ए हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, आपको क्या मिल रहा है 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। दैट मीन्स एक हाइड्रोकार्बन को जब बर्न कर रहे हैं तो 11 मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए, जिससे 4 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब मोल्स है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट होते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट सेम नहीं मतलब वो मोल्स है। नाउ एनी हाउ, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तो 11 मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो रहा है, 4 मोल वाटर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अगेन इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबको कंबस करा के देखेंगे और वो करेंगे, उतना टाइम तो होता नहीं है। फिर से रफ़ी सर का माइंड लगाइए, देखिए कैसे करता हूँ मैं। आप ध्यान से देखो, मुझे कितना मोल चाहिए वाटर 4, तो डेट मीन्स उधर कैसा आ रहा है वाटर में इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है और 4 आ रहा है। तो 4 कब आ सकता है जब 8 हो, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 8 होंगे तो 4H2O करना पड़ेगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो हमारा 3 ऑप्शन पॉसिबल है,
क्योंकि 4, और 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए। ऑक्सीजन का जितना भी मॉलिक्यूल चाहिए उससे कम कार्बन होगा, तो आप 11 कार्बन वाले को तो आप हटा दें आप। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, 11 ऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 वाले गए तो ऑप्शन कौन बचा? ये। नाउ अगेन सर पे भरोसा नहीं है तो देखिए करवा देते हैं अभी फिर से। C9H8 को बर्न किया ऑक्सीजन में, क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज बैलेंस कैसे करेंगे? रफी सर का ट्रिक। 9 है तो 9 CO2, 8 है तो 4 H2O, कितने हो गए? 18 और प्लस 4 22, तो कितना आ जाएगा? 11। तो इसी को तो पूछा था उसने, यही तो खेल है। देखो 4 मॉलिक्यूल वाटर का और 11 ऑक्सीजन का। तो मैंने क्या कंसेप्ट लगाया था कि भाई अगर 4 चाहिए तुम्हें तो इसका मतलब इवन नंबर वाला है यहाँ पे, तो 8 होगा तभी 4 होगा। तो 8 वाला ये था, ये था और ये था, इसलिए ये गया। नाउ हमने ये फिर एक और लगाया कि जितना कार्बन आप लोगे इधर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। चूँकि ऑक्सीजन आपको 11 है तो कार्बन उससे कम चाहिए, तो 11 वाला तो पॉसिबल ही नहीं था। तो एक ही ऑप्शन। तो वही चीज़ है, इस बात को समझे, इस क्वेश्चन को समझे, मेरे इस कंसेप्ट को समझे, थिंकिंग को समझे कि किस तरीके से वो पूछता है। इस क्वेश्चन को नीट या जेईई वालों को बनाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे को वो रिएक्शन कंबस्ट करने आ रहा है कि नहीं, बैलेंस करने आ रहा है। उसको इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का उसका मतलब है कि बच्चे इस प्रॉब्लम को विद इन 1 मिनट में कैसे थिंक कर रहे हैं, वो थिंकिंग पावर को आपका चेक करना चाहता है। नाउ एक क्वेश्चन और देखें कि आपको पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY है जो कि 6 टाइम्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उसको O2 का, खुद के वॉल्यूम का, और 4 टाइम्स उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है खुद के वॉल्यूम का। तो अगेन सेम पॉइंट हुआ कि CXHY प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। अगेन देखें रफ़ी सर कैसे थिंक कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 रख दो, तो उसने आपको क्या दिया है कि 6 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2 क्या, या कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 6, क्योंकि ये अपने का 6 टाइम्स रिक्वायर्ड होता है इसको, और 4 टाइम्स इसका कितना दे रहा है? 4। तो आप खुद ही सोचो यहाँ 4 आने का मतलब क्या है कि यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, तो x कितना हो जाएगा? 4। x शुड बी 4, क्योंकि यहाँ 4 होना है। नाउ अगर x 4 हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने में ऑलरेडी x प्लस वाई बाई 4 आता था, तो 4 टू द 8 ऑक्सीजन हो चुका है, और यहाँ भी 4 टू द, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा वो यहाँ की वजह से आएगा। हमें कितना चाहिए? तो सिर्फ 6 टाइम चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2H2 करूँगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा। ध्यान दो, 2H2 करूँगा तो 2 ऑक्सीजन आएगा, लेकिन वहाँ पे y/4 है, तो हमें कितना करना पड़ेगा? तो वो सिंपल, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x प्लस y/4 है। x प्लस y/4 शुड बी इक्वल टू कितना? 6। x प्लस y/4 शुड बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो y आ जाएगा 8। या आप ऐसे भी थिंक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 4 लूँगा तो फिर 4 ऑक्सीजन होंगे और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसलिए y मतलब हाइड्रोजन का नंबर पूछा था, तो आंसर विल बी 8। क्योंकि जब 4 होंगे तो यहाँ पे 4/4 कितना हो जाएगा आपका? 1, तो भी ये 4 प्लस और 2 6 आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY दे दिया है, और जिसके कंबशन से ये जो हाइड्रोकार्बन है वो 6 टाइम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इसको, और 4 टाइम्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो y की वैल्यू क्या होगी? तो अभी आपको बताया था जब भी CXHY होगा प्लस O2 होंगे तो यू विल गेट CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ जितना x होगा उतना ही यहाँ XCO2 होगा। तो इसके बारे में गिवन है कि CO2 का कितना चाहिए उसको? 4 टाइम्स। इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा? 4। और यहाँ पे क्या आता था? x प्लस y/4। तो x प्लस y/4 कितना होना चाहिए? 6। क्यों? क्योंकि 6 टाइम बोल रहा है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8। तो आप देख सकते हो कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सर ऐसे क्वेश्चन को भी कैसे थिंक करते हैं? तो बहुत सिंपल है।
4 मॉलिक्यूल CO2 का चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 करते तो 8 ऑक्सीजन हो जाता, और 6 टाइम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है। अब ध्यान से देखो 4 इसका x आता है, तो एक्स्ट्रा 4 आपका ऑक्सीजन हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि 4 to the 8 प्लस 2 12, तो 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो रहा है। 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कब होगा? जब यहाँ पे 4 होंगे तो, और यहाँ पे 4 होने का मतलब कितना हाइड्रोजन? 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो ऑलवेज आपको इस टाइप से थिंक करना है। नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अमाउंट ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 72 ग्राम वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। तो ब्यूटेन लेना आपको C4H10, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, CO2 प्लस वाटर, बैलेंस 4 करना है तो यहाँ 4, 10 है तो यहाँ 5, 8 और 5 13, तो यहाँ 13/2 क्विकली बैलेंस हो गया। अब क्या कह रहा है कि 72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करना है, तो वाटर यहाँ ले लो 72 ग्राम, मतलब मोल्स कितना हो गया इसका? यहाँ से 4 मोल्स। तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या ट्रिक आपको दिया था कि जो भी मोल्स गिवन होंगे उसके इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो 4/5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें इसका निकालना है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 × 4/5, तो ये आ गए इसके मोल्स। लेकिन मोल्स ने निकाल करके हमें मास निकालना है, तो मास इसका कितना हो जाएगा? 58 मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में बच्चे टाइम ले लेते हैं। भाई 58 है तो इसको 60 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा? हमारा इजीली कट हो जाएगा। तो मैं 58 को 60 ले रहा हूँ, जिससे ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 12 टाइम्स में। 12 4 तक कितना हो गया? 48। तो एक बात क्लियर है कि चूंकि हमने ज़्यादा लिया इसलिए आंसर हमको ज़्यादा आया है, बट जो आंसर एक्चुअल में होगा वो उससे थोड़ा सा कम होगा। 48 से कम वाला कौन है? एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए वो आपके कंसेप्ट को चेक करना चाहता है, कैलकुलेशन को नहीं। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि आप गैस फेज रिएक्शन को, अगर आपकी रिएक्शन गैस फेज में, दैट मीन्स सारे रिएक्टेंट गैस हैं, प्रोडक्ट गैस हैं, तो आप ऐसी रिएक्शन को वॉल्यूम में भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रेशर में भी। मोल्स में तो कर ही रहे थे, और वॉल्यूम में भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और प्रेशर में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया C2H4, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको? 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए तो यहाँ 3। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं इसका 10 लीटर ले रहा हूँ तो इसका मुझे कितना लेना पड़ेगा? 30। 1:3 रेशियो है, तो यहाँ भी 1:3 रेशियो मेंटेन करना है। तो 10 लीटर लूँगा तो इसका 30 लीटर लेना पड़ेगा, इसका 20 लीटर आएगा और इसका भी 20 लीटर आएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर में बात करूँ तो अगर मान लो कि मैंने इसका 2 ATM लिया तो इसका 1:3 से इसका 6 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा। इसका कितना बनेगा आपको? 2 ATM, और इसका कितना बन जाएगा? सॉरी 4 ATM, क्योंकि 1:2 रेशियो में 4 ATM, और इसका कितना बन जाएगा? 4 ATM। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और वैसे ही मोल्स की बात करें तो अगर मैं इसका 2 मोल्स लेता तो इसका मुझे 6 मोल लेना पड़ता, 1:3 रेशियो, इसका 4 मोल और इसका भी 4 मोल। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में हो तो इन दैट केस आप वॉल्यूम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, प्रेशर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और मोल में तो खैर कर ही रहे थे। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम CO2। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन एटम निकालना है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला? मोल्स निकाल लो, तो वो तो निकालना इजी है। क्या करेंगे? गिवन वेट को डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से 44 से, तो यू विल गेट 0.1 मोल। आपको 0.1 मोल आ गया। नंबर ऑफ एटम पूछा है तो हमने क्या बोला था कि आप 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले किससे? एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 से, तो ये तो आ गया इतना मॉलिक्यूल। और एटम पूछा है तो 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का सिर्फ पूछा है, तो ऑक्सीजन के कितने? 2, तो × 2। नाउ कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, ध्यान से देखो। 2 6 12 हो जाएंगे, इस 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएंगे। 12 × 0.1, तो ये 1.2 × 10⁻23 साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा A।
वेरी सिंपल। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की कि नंबर ऑफ सल्फर एटम आपको बताना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 0.2 मोल ऑफ एसिड। यहाँ पे आपको मोल दे ही दिया है, तो 0.2 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाद्रो नंबर से 6 × 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आप देख सकते हो 8, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 8। तो आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 द 48, 48 टू द 96, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 × 10⁻23। तो डैट मीन्स योर आंसर विल बी सी। तो देख सकते हो बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं, सिर्फ मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाद्रो नंबर से, उसके बाद जो पूछा है एक मॉलिक्यूल में देख लो कि वो कितने, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.6 ग्राम वाटर। 3.6 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो पहले अगेन आप मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल्स आपको कितना आ जाएगा 3.6 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो यू विल गेट 0.2 मोल्स। अब आपको क्या बोला था, क्या करना है आपको 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 × 10⁻23 से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा इतने मॉलिक्यूल्स, और इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। ध्यान देखिए हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन का तो काउंट ही नहीं होगा। ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो इंटू 8, तो अगेन इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 8 2 द 16, 16 6 द 96, तो 9.6 × 10⁻23। सो योर ऑप्शन विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि करना क्या है। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आप डजन से सोचो कि अगर एक डजन में 12 पीस है, 12 पीस का मास आपको सपोज करते हैं कि 50 ग्राम है, तो एक उसमें से एक पीस का कितना मास होगा, तो आप क्या करते हो 50 को 12 से डिवाइड करते हो। तो वैसे ही यू नो कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर मैंने वाटर के लिया, डैट मीन्स 1 मोल, डैट मीन्स 1 डजन, तो 1 डजन में इतना पीस का मास कितना है 18 ग्राम, राइट। ये तो सबको क्लियर है। जैसे 1 डजन आप लेते हो उसमें 12 पीस का कुछ मास होगा, तो एक पीस का कितना होगा, तो 12 से डिवाइड। तो वैसे ही वी नो कि इतने पीसेज का मास कितना है 18 ग्राम, क्यों, क्योंकि 1 मोल हो गया ये, तो एक का पूछा है, तो क्या करेंगे 18 को डिवाइड कर देंगे 6 × 10⁻23 से, तो 6 1 द 6, 6 3 द 18, तो ये हो गया 3 × 10⁻23। ध्यान रहे कि ये तो आपको क्या गया ग्राम में, लेकिन आपके आंसर किस में है, सब केजी में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो केजी में कितना हो जाएगा 3 × 10⁻26 केजी। सो योर ऑप्शन विल बी ए। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनना कि एक क्वेश्चन है कि द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो मैं एक नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है, क्वेश्चन देख करके एग्जाम में खुश हो जाते हैं, और कैसे करते हैं एकदम प्रॉपर अप्रोच से कि 1 मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो वी नो कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम होगा, इसलिए एक मॉलिक्यूल का 28 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। फिर उसके बाद इसको कट भी करते हैं वो बराबर शौक से इधर लेकर के कि 28 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 4 द 24, तो ये बच गया 4.066 द 36, फिर 4, फिर ये 0, इस टाइप से। तो उसको लिखते हैं 4.66 इंटू ऊपर चला गया 10⁻23, तो उसके बाद वो आंसर को ये वाले को टिक करते हैं। ये ऑलमोस्ट कितना भी वो फास्ट करे तो फिर भी 1 से 2 मिनट लेगा। नाउ द स्मार्ट अप्रोच, डैट मीन्स जो मेंस वाले हैं या नीट वाले हैं या सीटी वाले हैं,
उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है, उसको ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कैलकुलेटर है, उसको स्मार्ट माइंड की ज़रूरत है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो आपके अप्रोच को देखना चाह रहा है। तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। कि वेरी सिंपल, कि हमको एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, वी नो कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम होता है। एक मॉलिक्यूल का मास है मतलब बहुत कम होगा, तो पहली चीज़ तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10⁻22 है। नाउ इन तीनों में अगर बात करें तो इन तीनों में कौन हो सकता है, तो वी नो 10⁻23 से डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो 10⁻23 होगा, तो 10⁻25 भी होना पॉसिबल ही नहीं है। -22 और -23 में एक बन सकते सीन, बट वी नो कि 6 जो है वो नीचे है और 28, क्योंकि जो वैल्यू है इसका मास का जो है वो 6 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है तो 10 की पावर कम नहीं होगी, 10 की पावर कम नहीं होगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं यहीं पे एक अप्रोच कि वी नो कि 28 को डिवाइड करना है 6 × 10⁻23 से। अब ये नहीं कि अब इसके पीछे आप इस तरीके से पढ़ गए और उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, इसको अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 28 को मैं ले लूँगा 30 और 6 × 10⁻23, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा आंसर आया 5 × 10⁻23 माइनस में, तो 5 के आसपास वाला यही है। ऐसा एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, उसको मेनली आपके अप्रोच से मतलब है। तो इसलिए इस ज्ञान की बात को ध्यान दें। एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 1 में विच कांट शो डिसप्रोपोर्शनेशन, तभी आपको बताया कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन बिटवीन होगा तो शो कर सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रोमीन +7 में जो कि हाईएस्ट हो गया, तो ये शो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है H2O2 के बारे में कि ये किसका काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, Cl यहाँ पे किस में था, +1 में, और यहाँ पे क्या पे आ रहा है, -1 में, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें, और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, क्योंकि ये -1 से 0 में आ गया, तो इसलिए यहाँ पे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड में यहाँ पे आयोडीन 0 में है, राइट, और यहाँ पे -1 में आ रहा है, अगेन ये रिड्यूस हो गया है, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो। ध्यान से देखो -1 से ये 0 में आ गया, राइट। तो यहाँ पे आयोडीन का देख रहे हैं तो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग, तो दोनों में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे -2 में भी तो आ रहा है, बेटा हमें दूसरे को देखना है कि वो दूसरे वाले पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। इसको क्या किया उसने, 0 से -1 में लिया है, डेट मीन्स इसको रिड्यूस किया है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो अदर को रिड्यूस करे, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सिमिलरली इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछ सकता है कि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम बताना है। यहाँ पे क्रोमियम का आपको बता रखा हूँ निकालना 6, मैग्नीज का यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 पोटेशियम है 2 प्लस, तो ये -8 तो +6, तो ये 6 है, तो कितना हो गया टोटल 19। तो ऐसे इंटीजर टाइप में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो वही सेम पॉइंट कि वही नहीं शो कर सकता जो हाईएस्ट या लोएस्ट में हो। यू नो H3PO4 में फास्फोरस +5 में जो कि हाईएस्ट है, तो ये दोनों का काम नहीं कर सकता, राइट। बाकी सब में यहाँ पे ये अपने इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दोनों का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2, K2, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। आपको बता रखा हूँ फर्स्ट ग्रुप का है तो सोचना ही नहीं है, कंपाउंड में ऑलवेज +1, तो इन तीनों में पोटेशियम का +1 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 6 में इस टाइप से रिएक्शन दे करके कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, जो अदर को रिड्यूस करे। यहाँ पे ध्यान से देखो जो 10 था +4 से +2 में, तो ये रिड्यूस हुआ, अदर को रिड्यूस करे और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, तो यहाँ पे ये +4 में था और यहाँ पे ये +6 में सल्फर आ रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएंगे, H2SO3। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन लिया। ऐसा नहीं बेटा कि बस इतने क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ हैं वो आपको दे दिया। अब आप सारे PYQ को कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स के बारे में। तो इसके 2 मेजर एप्लीकेशन हैं। एक मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, तो उसको हम कैसे करेंगे विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। ध्यान देना, विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए हुए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। दूसरा, अगर रिएक्शन को हमें बैलेंस ही करना हो और क्विकली बैलेंस करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी रफ़ी सर आपको ट्रिक्स देंगे। तो ध्यान से समझना, वेरी सिंपल है ये।
तो ट्रिक्स का जो पहला पॉइंट है कि वैसे क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं तो उसको कैसे आप करेंगे। तो वेरी सिंपल, आपको क्या निकालना पहले, इक्विवेलेंट। और ये कैसे निकालना, वेरी सिंपल, मोल सभी को निकालना आता है, राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल को मल्टीप्लाई करना है एन फैक्टर से, किससे, एन फैक्टर से। तो यही आपके लिए नया है। एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फॉर 1 मोल, ध्यान दें 1 मोल के लिए, या 1 मॉलिक्यूल यू कैन से ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्यों लिखा, क्योंकि ये कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, बट ध्यान रहे 1 मोल लेना उसका, राइट। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक है आपके लिए। एन फैक्टर आपको किसी का भी निकालना बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसे निकालेंगे, एरो के दोनों साइड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ये बता रखा हूँ, और उसको चेंज देख लो कितने का चेंज हुआ। तो डेल्टा OS मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल, और ये समेशन का साइन है, मतलब हर एक आपको, जैसे यहाँ पे मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, तो मैंगनीज का भी चेंज देखना है, ऑक्सीजन का भी चेंज देखना है, और सबको ऐड कर देना है उसके चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम से, तो एन फैक्टर आ जाएगा। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे मोल से तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में चाहे वो बैलेंस हो या ना हो, इक्विवेलेंट सेम होते हैं। हर रिएक्टेंट का जो इक्विवेलेंट होगा वही प्रोडक्ट का भी इक्विवेलेंट होगा। इन एनी रिएक्शन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। दैट मीन्स जितना रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट फॉर्म्ड होगा, जबकि मोल में ऐसा नहीं होता है। मोल में स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम अप्लाई करेंगे। तो अब आपको रफ़ी सर अपने ट्रिक को अप्लाई करके बताते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका 2 रिएक्टेंट दे दिया आपको और ये प्रोडक्ट आपको बता दिया। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये H+ मतलब एसिडिक मीडियम में बातें हो रही है, राइट। अगर इसके 2 मोल्स लिए तो इसका कितना मोल्स, इसका कितना, इसका कितना, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो वेरी सिंपल, हमने क्या बोला, आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ले। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ ऑलरेडी दिख गया, जो चार्ज होगा आयन पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन का इधर भी आपका -2 है, सारे ऑक्सीजन का 7 ऑक्सीजन यहाँ पे, इधर भी ऑक्सीजन का -2 है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम जनरली ऑक्सीजन को चेक नहीं करते हैं। कार्बन का यहाँ पे आप निकालोगे तो +3 है, राइट। ऑक्सीजन का अगेन -2 है, यहाँ पे कार्बन का आपका +4 है। सारे एक एक एलिमेंट का आप एरो के इस साइड वाले और एरो के उस साइड वाले का आप क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब हमें मालूम है कि इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे, उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा और उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मैं निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मोल्स गिवन है। क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है, पार्टिकल दे दे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मास दे देता तो एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते, वॉल्यूम दे देता STP पे तो 22.4 से, तो एनी हाउ किसी तरह मोल तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि मोल निकालने आपको आता है। तो देखो मोल है 2 इंटू एन फैक्टर, ध्यान से देखो कैसे निकाल रहा हूँ, चूँकि हमें इसका निकालना है। तो यहाँ पे क्रोमियम में कितना है, +6, और एरो के उस साइड जाना है, सेम एलिमेंट क्रोमियम 3 है, तो चेंज कितने का हुआ, 6 और 3 का चेंज 3 का हुआ, राइट। इनटू, ध्यान से देखो, चेंज इन ऑक्सीडेशन इनटू नंबर ऑफ एटम। आप इसका ले रहे हो तो इसमें क्रोमियम के कितने एटम है, ध्यान से देखो 2 एटम है, तो इनटू 2, राइट। और होता प्लस ऑक्सीजन का भी लेना पड़ता, बट ध्यान दो ऑक्सीजन का चेंज ही 0, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, तो चेंज ही अगर 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं लेंगे। तो ये आपका आ गया मोल इंटू एन फैक्टर से, इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 12। तो इसका मतलब इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा, 12, इसका भी 12, इसका भी 12। ये फ़ायदा होता है। अब अगर इसका इक्विवेलेंट हमें मालूम है 12, तो वो क्या होगा, मोल जो नहीं मालूम है इनटू एन फैक्टर। अब ध्यान दे, एन फैक्टर अब इसका लेना, राइट, क्योंकि जिसका निकाल रहा है उसका एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैसे लेंगे, चेंज 3 से कार्बन 4 में जा रहा है, चेंज हुआ 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 6। डैट मीन्स इसके कितने मोल रिक्वायर्ड थे, 6 मोल, तो ये निकल गया। वैसे ही सपोज करो मुझे इसका निकालना है, तो ये क्या रहेगा, 12 = मोल नहीं मालूम है, y इंटू एन फैक्टर। देखो चेंज तो सेम ही रहेगा, चाहे इधर से या इधर से निकालो,
चेंज ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो 3 से 6 का चेंज 3 का हुआ इनटू नंबर ऑफ एटम, इसके एटम कितने हैं, एक ही दिखाएं तो एक, बस ये ध्यान रखना जिसका निकाल रहा उसी का लेना है, राइट। तो यहाँ से आपका y कितना आ जाएगा 4 मोल, तो इसके कितने हो जाते हैं 4 मोल। अगर मान लो मुझे CO2 का निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 12 इज इक्वल टू उसके मोल नहीं मालूम है Z इनटू n फैक्टर, ध्यान से देखो अगेन कैसे, चेंज 4 से 3 का, कार्बन से कार्बन का तो 1 हो गया चेंज, इनटू नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे एटम कार्बन के एक ही हैं तो एक होंगे, और प्लस ऑक्सीजन का भी होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर भी -2 इधर भी -2, राइट। तो चेंज ही 0 इसलिए वो 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, समेसन, राइट। तो आप कैसे निकालते हैं, अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता है तो चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम प्लस चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका यहाँ से Z कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो 12, तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 6 मोल, इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 4, और इसके कितने रिक्वायर्ड होते हैं 12। तो देखो विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन हम ऐसे करते हैं। तो ये एक एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली कर लोगे। नाउ एक और एग्जांपल हमने लिया है KMnO4 की रिएक्शन, और ये FeC2O4 से एसिडिक मीडियम में, इसके 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल्स होंगे। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, KMnO4 एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना है, मैग्नीज को कहाँ ले जाना है, +2 में, बस ऐसे कर देना। उसके साथ क्या लगा होगा उसका टेंशन नहीं लेना आपको, राइट। ऑलरेडी दुनिया में बहुत टेंशन है, राइट। तो ये मैग्नीज के बारे में हो गया। ऑक्सीजन का कभी भी कुछ नहीं होता, राइट, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान दो, आयरन +2 में, और आयरन +2 में होगा तो कहाँ ले जाना है, +3 में, तो आयरन +3 में चला जाएगा। बस आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन भी आपका +3 में है तो वो कहाँ चला जाएगा, +4 मतलब CO2, राइट। ये आपको कर लेना है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, मोल इनटू n फैक्टर, ये 7 से 2 में गया, चेंज हो गया 5 का, और एटम इसका एक ही है। पोटेशियम का कुछ नहीं होगा, दोनों साइड सेम रहेंगे। ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, इसलिए नहीं लिया, राइट। तो कितने हो गए 10, तो इसका मतलब इसका भी कितना इक्विवेलेंट होगा 10। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल जो निकालना है इनटू n फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, n फैक्टर में अगर आयरन की बात करूँ तो 2 से ये 3 में जा रहा है, तो राइट, चेंज 1 का, और एटम भी इसका एक ही है तो एक किया, प्लस क्योंकि यहाँ पे कार्बन का भी चेंज हो रहा है, कार्बन का कितना है 3 से जा रहा है 4 में, राइट। तो चेंज इसका भी 1 इनटू नंबर ऑफ एटम, ध्यान दे 2, ऑक्सीजन का दोनों तरफ चेंज नहीं होता है इसलिए ऐसे ही रहने दिया। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 10 इज इक्वल टू x इंटू 3 हो गया, तो x कितना हो जाएगा 10/3 मोल्स। तो देखो इस टाइप से मोल आ गए तो मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, राइट, जो पूछना हो, एटम, कुछ भी पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो ये 2 प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आप बिना ये सब किए हुए कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे थिंक कर रहे हैं। ऐसे आपको दे दिया, ये है, ये x है अननोन, ये 6 दे दिया ऑलरेडी, ये y अननोन, ये 6 दे दिया, ये z अननोन। तो x y z का सम बताओ। क्विकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, विदाउट डूइंग दिस। कैसे, ध्यान से देखो, क्रोमियम यहाँ पे कितना में है +6 में, यहाँ पे कितना आ गया 3 में, राइट। तो चेंज कितने का हो गया 3 का, लेकिन एक क्रोमियम का चेंज 3 का हो, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो चेंज कितना हो गया 6 का, राइट। तो ध्यान रहे 6 इलेक्ट्रॉन हमारा चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो ये 6 आया है, राइट। तो इसका हो गया। आयरन का ध्यान से देखो तो क्या हो गया +2 से +3 में, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2, तो यहाँ पे y की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा 2, तभी क्रोमियम बैलेंस होंगे। और इसका 2 से 3 में चेंज 1 का हुआ, इसलिए इधर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट। नाउ H+ की बारी है, तो ध्यान से देखो इधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 7, राइट। और इधर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब Z को कितना होना पड़ेगा 7, तभी ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, राइट। तो 7 हो गया H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, ध्यान से देखो 14, और इधर था ही नहीं, तो X कितना हो जाएगा हमारा 14। तो समझते हुए चलो, तो तुम्हारा X आ चुका कि नहीं, X कितना था 14, Y आ गया कि नहीं कितना 2, और Z आ गया कि नहीं कितना 7। तो कितना हो गया आंसर 23 विदाउट बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में 2IO3 माइनस XI माइनस 12H+ गिव यू 6I2 + 6H2O x बताना है। तो ध्यान से देखो, विदाउट सेपरेट आप कैसे कर सकते हो, एक तो सेपरेट करके कर ही सकते हो, उसमें टाइम जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोडीन का देखो ध्यान से +5 में, और इस साइड ये किस में 0 में, तो चेंज कितने का हो गया 5 का,
बट ध्यान रहे आयोडीन का एटम कितना, इधर देखो तो 2 या इधर भी 2, तो एक एटम का चेंज 5 है, 2 एटम का कितना होगा 10, तो इधर 10 का जो चेंज हुआ वो हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर, तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगी आपको 10। अगर मान लो इधर का चेक करना तो i -1 से 0 में गया, तो चेंज कितने का हुआ 1 का, बट एटम कितने 2, इसलिए ध्यान से देखो ये 2 आया, राइट। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये -1 से 0 एक एटम का, 2 एटम बना है तो राइट, तो 2 का, तो इसलिए ये 2 करना है। वैसे भी आप देख सकते हो 2 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 12 होगा आयोडीन, तो इसलिए 6 to the 12, तो ये बैलेंस है, राइट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 6 ऑक्सीजन, तो 2 3 the 6 ऑक्सीजन वो भी हो गया, 6 to the 12 हाइड्रोजन, ये भी 12H+ हो गए, तो राइट, तो देखो डायरेक्ट हमने x को कर दिया। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको क्लियर होगा। मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लिया बेटा, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप कर सकते हो। ये एक ऐसी ट्रिक है बेटा जिससे आप इजीली इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो अब आप सारे PYQ को कर लेना, आई होप आपसे सब हो जाएंगे। थैंक यू।